डीकेपी न्यूज़ पर आप सभी दर्शकों का स्वागत है। आज मैंने एक ऐसा मुद्दा लिया है जो जनहित से जुड़ा हुआ है, छात्रों के भविष्य से जुड़ी हुई है। इंटरव्यू की श्रृंखला में आज मेरे साथ पत्रकारिता जगत के जाने माने हस्ती एवं विभागाध्यक्ष बीएड नालंदा कॉलेज बिहार शरीफ पाटलिपुत्र यूनिवर्सिटी में कार्यरत प्रोफेसर डॉक्टर ध्रुव कुमार जी हैं। बातचीत शुरू करूं इसके पूर्व बिहार विद्यालय परीक्षा समिति द्वारा ली जा रही परीक्षा माध्यमिक शिक्षक पात्रता अर्थात माध्यमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा की शुरुआत STET से लेकर अब तक कैसे कैसे खेल चला, इस पर अपनी दृष्टि रखना वाजिब समझता हूँ। अर्थात इसमें क्या क्या दाव पेच सरकार से लेकर उनके नौकरशाहों ने लगाए, उसकी परत दर परत पोल खोलने के लिए आज हम दोनों अपने दर्शकों से रूबरू हैं, ताकि आपको समझ में आ सके कि सरकार और उनके मातहत नौकरशाह के तानाशाही एवं गलत रवैये के चलते कैसे निरीह छात्र छात्राएं दर दर की ठोकर खाने के लिए विवश हैं, मजबूर हैं। बैलेट, बुलेट, लाठी और असीमित पावर के बल पर किस प्रकार विद्यार्थियों की आवाज़ को बंद करा दिया जाता है, यह सीखा जा सकता है बिहार के मुखिया नीतीश कुमार एवं BACB बोर्ड के अध्यक्ष आनंद किशोर से। ध्यातव्य है कि STET की परीक्षा की शुरुआत 2019 में हुई। 28 जनवरी 2020 को इसकी परीक्षा भी हुई। STET में कुल 2,47,241 परीक्षार्थियों ने परीक्षा फॉर्म भरा है। प्रथम पेपर के लिए 1,81,738 और दूसरे पेपर के लिए 65,503 परीक्षार्थियों शामिल है। परीक्षा के उपरांत बोर्ड के अध्यक्ष आनंद किशोर ने मीडिया को बताया कि कदाचार मुक्त परीक्षा हुई। फिर 5 सेंटरों की परीक्षा को पेपर लीक को आधार बनाकर कैंसिल किया और उसकी पुनर्परीक्षा भी ली। वो परीक्षा 26 फरवरी को लिया गया। दोनों परीक्षाओं के आंसर की को भी BACB के वेबसाइट पर लोड कर दिया गया। 15 मई को रिजल्ट भी देना था, लेकिन अचानक एक दिन पूर्व बिना कोई कारण बताए दोनों परीक्षाओं को रद्द कर दिया। फिर छात्रों ने न्याय हेतु पटना उच्च न्यायालय का दरवाज़ा खटखटाया कि आखिर किस आधार पर परीक्षा को रद्द किया गया है। हम लोगों ने सरकार के गाइडलाइन के अनुसार परीक्षाएं दी है, अर्थात विद्यार्थियों ने कहा जो हम लोगों ने सरकार के गाइडलाइन जो उनके के गाइडलाइन बनाए गए थे उसको फॉलो करके और शालीनतापूर्वक जब परीक्षा दी तो आखिर परीक्षा को रद्द करने का आधार क्या है। एक आशा की किरण थी कि पटना उच्च न्यायालय से विद्यार्थियों को न्याय मिलेगा, लेकिन उसमें भी 7 सितंबर अर्थात बीते सोमवार को सुनवाई करते हुए परीक्षा रद्द की मांग को लेकर दायर अर्जी खारिज कर दी गई। इससे विद्यार्थियों में गहरा असंतोष, क्षोभ एवं आक्रोश व्याप्त है। यह निर्णय
परीक्षा शुरू होने से 2 दिन पूर्व आता है, जो कई तरह के सवाल खड़े करता है। यह निर्णय वैसी स्थिति में लिया गया है जब पूरी दुनिया में कोरोना तांडव मचाए हुए है और बिहार भी उससे अछूता नहीं है। बिहार का 18-20 जिला बाढ़ में डूबा है। ऐसी स्थिति में कई प्रश्न चीख चीख कर जवाब मांग रहे हैं। जवाब मांग रहे हैं सरकार से, जवाब मांग रहे हैं नौकरशाह से, जवाब मांग रहे हैं बोर्ड के अध्यक्ष आनंद किशोर से। पटना के अधिकांश विद्यार्थियों को 400-500 किलोमीटर दूर पूर्णिया और पूर्णिया के विद्यार्थियों को पटना सेंटर देकर आखिर आनंद किशोर क्या साबित करना चाहते हैं? सवाल दे, सवाल का जवाब दे, सवाल दे सरकार। यह सवाल सरकार से भी है और यह सवाल आनंद किशोर से भी है। ध्रुव जी, आपको डीकेपी चैनल पर स्वागत है। धन्यवाद। मैंने एसटीईटी से जुड़ा खाका को संक्षिप्त में आपके सामने रखा है। आप मेरे दर्शकों को बताने की कृपा करें कि आखिर उन परीक्षार्थियों का क्या कसूर है जिन्होंने शिक्षक बनने के लिए फॉर्म भरा है। नहीं, कोई कसूर नहीं है। देखिए, जैसे आप परीक्षा पास करते हैं, सरकार जो है वेलफेयर सरकार है भारत में। संविधान बनने के बाद हर किसी को रोज़गार पाने का अधिकार है। रोज़गार गारंटी की बात की जा रही है। तो ऐसे में अगर शिक्षक बनने के लिए अगर आपने कोई परीक्षा निर्धारित की है, तो परीक्षा का क्या मापदंड है? परीक्षा के मतलब क्या है कि हमें सिर्फ उसकी स्क्रूटनी करनी है। हमें परीक्षा इसलिए लेना है कि हमें अच्छे लोगों को सेलेक्ट करना है, हमें योग्य शिक्षकों को लेना है। तो परीक्षा के लिए जो भी सिस्टम है उसमें कोशिश होनी चाहिए कि जो भी परीक्षार्थी हैं वो अपना बेहतर परफॉर्मेंस करें। ऐसी सुविधा देनी चाहिए, ऐसा माहौल देना चाहिए। ये देखिए नियम है कि अगर हम ज़्यादा बेहतर काम लेना चाहते हैं तो हमको उनको ज़्यादा सुविधा देनी पड़ेगी। ये बहुत पुराना मैनेजमेंट का फंडा है। हम सब जानते हैं कार्यालयों में बीच के दिनों में, कार्यालयों में गर्मी के दिनों में एसी की व्यवस्था की जाती है प्रबंधन की ओर से। इसलिए की जाती है कि आप उनका बेहतर परफॉर्मेंस ले सकें। क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा होगी तो 40 डिग्री टेम्परेचर के बाद आप काम नहीं कर पाएंगे, तो एसी की व्यवस्था की जाती है। इसलिए नहीं कि आपको ठंडा लगे, आपको ठंडक पहुंचानी है, इसलिए कि आप ज़्यादा अपना परफॉर्मेंस कर सकें। तो परीक्षार्थी अच्छा कर सकें, इसके लिए चाहिए कि भाई माहौल बेहतर हो। लेकिन मुझे लगता है कि ये इस तरह से सेंटर, जैसा आप बता रहे हैं कि पटना वालों को पूर्णिया भेजा गया है। हाँ, अधिकांश छात्रों को 400-500 किलोमीटर दूर, उसमें कई लड़कियां भी हैं, कई बीमार भी होंगे। और जबकि पूरा बिहार आप देख रहे हैं जो पूरा दुनिया में कोरोना तांडव मचाए हुए है और आधा बिहार लगभग 18-20 जिला ये बाढ़ से ग्रस्त है। ऐसी स्थिति में मैं अनुमान करता हूँ कि कई विद्यार्थियों का ये छूट जा सकता है परीक्षा, और कई विद्यार्थी अर्थाभाव के चलते भी उतने दूर नहीं जा सकते हैं। इस पर भी विचार करनी चाहिए थी। जी बिल्कुल, मुझे भी लगता है कि ये इस पर सरकार को गौर करना चाहिए। क्योंकि है क्या कि अभी रविवार को एनडीए की परीक्षा संपन्न हुई है। पटना, बिहार में भी बहुत सेंटर्स पे परीक्षा हुई है, पटना में भी हुई है। तो इसमें माना गया है कि लगभग 50-60% ही, जिस सेंटर पे मैं गया था 48% ही बच्चे अपीयर हुए। इसका मतलब है कि वैसे ही कोरोना के कारण एक दूसरी जगह नहीं जा पा रहे हैं लोग, तो अपीयर कम हो रहा है। ऐसे में ये बहुत अच्छा अवसर था। देखिए, और बार बार नहीं होता है स्टेट ना। और ऐसे में मैं ये भी कहना चाहूँगा कि जो उसके साथ तो अन्याय हो रहा है ना, जो विद्यार्थी नहीं जा सके, मैं कोरोना ही नहीं कहता हूँ, जो भी बिहार में बदहाली में जी रहे हैं विद्यार्थी, 1 रुपया का कहीं का MA PhD किए, हाई कोर्ट 10 साल तक, उस 45 साल तक की उम्र के बेरोजगार 2.5 लाख हमारे MA BEd लोग हैं इस देश में, बेरोजगार हैं। वो सरकार को सोचना चाहिए ना कि उनके पॉकेट में 5000 रुपया है कि ना, अब यहाँ से हमको पूर्णिया जाना है, मेरे मोबाइल पर कई एडमिट कार्ड आए हैं, तो वो कैसे जाएंगे? आखिर वो बस में एक तरफ 1 मीटर की दूरी पर आप कहते हैं रहने के लिए, और वो बस में जो तांडव होगा
इस पर सरकार क्यों नहीं विचार की? आखिर उन विद्यार्थियों के सरकार की गलती के चलते मैं ये दर्शाना चाहता हूँ, जो आखिर ये किसके फेल्योर, सरकार के फेल्योर सिस्टम के चलते यदि परीक्षा रद्द होती है तो उसका होल एंड सोल सरकार है, जिम्मेवार है, और उसका कंपेंसेट देना चाहिए विद्यार्थियों को। बिल्कुल मैं इससे सहमत हूँ कि जो सोशल डिस्टेंसिंग का मामला बसों में आपने निर्धारित किया, मापदंड तय किया, वो फॉलो नहीं होगा, क्योंकि लड़के समय पे स्टूडेंट्स परीक्षा देना चाहेंगे, लड़कियाँ हैं तो उनके साथ गार्जियन भी जाएंगे। और अगर बस में मान ली 40 सीट है और आखिरी बस है, या उस समय चाहेंगे कि जल्दी जल्दी हम पहुँचें सेंटर पे, एक रात पहले पहुँचें। एक तो मुझे लगता है कि वैसे ही परीक्षा सिस्टम है पूरे देश में, इस पर गौर करने की ज़रूरत है कि क्या होम सेंटर एकदम से गलत है, नहीं ना काफ़ी है। हाँ, इसको मैं प्रमाणित करना चाहता हूँ। मैंने जब शिलोंग से बीएड किया, सेंट्रल यूनिवर्सिटी है, नॉर्थ ईस्टर्न हिल यूनिवर्सिटी, और वहाँ के फेमस कॉलेज, टीचर कॉलेज है, डॉन बॉस्को कॉलेज ऑफ टीचर एजुकेशन से, वहाँ जब मैं पढ़ता था, विद्यार्थी था, जो सीट अलॉट था, हर वीक कोई यूनिट टेस्ट होता है, वही फाइनल एग्जाम तक वही सीट रहा ताकि विद्यार्थी का कंसंट्रेशन भंग नहीं हो। तो हमारे और कोई पुलिसिंग नहीं, कोई एक्सटर्नल नहीं, वहाँ के जो 3rd ग्रेड 4th ग्रेड के कर्मचारी परीक्षा, और इतनी शांति प्रिय, कदाचार मुक्त, और ये भी सिस्टम तो है। नहीं, होम सेंटर की व्यवस्था है अपने देश में। आईसीएसई बोर्ड की जो परीक्षा होती है 10th की 12th की, होम सेंटर पे होती है, और कहीं मुझे नहीं लगता कि कोई दिक्कत आती है। परीक्षा, देखिए परीक्षा ऐसे माहौल में होनी चाहिए जहाँ पे आप बेस्ट परफॉर्मेंस कर सकें। तो उस लिहाज से मुझे लगता है कि ये विषम परिस्थिति में या तो सरकार को तय करना चाहिए था कि ये परीक्षा अभी ही करनी बहुत आवश्यक है क्या, जब इतने दिन नहीं हुए तो कुछ महीने और सही, या फिर इस पूरे सिस्टम को लेके, इस परीक्षा को लेके देखिए शुरू से विवाद रहा है। परीक्षा हुई, अखबारों में बात आएगी, कई जगह पे नहीं, पहले बात आई कदाचार मुक्त परीक्षा हुई, आनंद किशोर से किया, फिर 5 सेंटर को कैंसिल किया गया, फिर उसकी पुनर्परीक्षा हुई, और फिर उसका आंसर की भी दे दिया गया, और पुनर्परीक्षा। आखिर ये क्या चल रहा है इस देश में? आप बीइंग द बीएड कॉलेज विभागाध्यक्ष भी हैं, आप स्पष्ट रूप से बताइए दर्शकों को, ये आखिर ये देश में हो क्या रहा है? नहीं, बिल्कुल मुझे लगता है कि ये कहीं ना कहीं से शक जो है उसकी गुंजाइश आप बढ़ा रहे हैं। जैसे ही बात परीक्षा के दिन आई, वायरल हुए कि क्वेश्चन पेपर जो है निकल गए, बाहर हुए, ये बात अखबारों में भी कई जगह छपी कि ये क्वेश्चन थे, लेकिन बाद में बोर्ड ने कहा कि नहीं ऐसा कुछ नहीं हुआ। हाँ, नहीं हुआ। आखिर मैं ये प्रश्न करना चाहता हूँ, वायरल किसके गलती से हुआ? अच्छा, आखिर ऐसे नौकरशाह को जो अपने दायित्व को नहीं संभाल सकता है, उसको क्यों नहीं डिसमिस कर देना चाहिए? क्यों नहीं? आखिर नीतीश जी को किसने हाथ बांध रखा है? क्यों ये इतने रहनुमा बने हुए हैं? आप कृपया बताएं मेरे दर्शकों को। समझिए, ये भी एक बात है कि आखिर जब आप उसको डिनाई करते हैं नहीं ऐसा कोई क्वेश्चन वायरल नहीं हुआ, तो फिर आप कुछ दिन बाद फिर परीक्षा स्थगित क्यों कर देते हैं, उसकी रद्द क्यों करते हैं उस पेपर? तो इसी को ना कहते हैं पावर। हाँ, तो इसका मतलब है कहीं ना कहीं आपने पावर का डिनाई कर दिया और फिर बाद में कहा कि नहीं ऐसी गलती हुई, फिर आपने पेपर उस पेपर की, पर्टिकुलर पेपर्स की, कुछ सेंटर्स की परीक्षा दोबारा ली। तो ये कहने का मतलब है कहीं ना कहीं ये शक जो लोगों का है, इस पर सवाल खड़ा होता है कि इसका मतलब सिस्टम सही नहीं है। तो सिस्टम पे जब सवाल खड़ा हो जाए तो फिर लोगों के मन में ये बात जाएगी, और मुझे लगता है कि ये किसी भी सरकार के लिए, किसी भी शासन के लिए सही नहीं है। और मुझे लगता है ऐसे में ठोस निर्णय होने चाहिए थे। इस वाली परीक्षा को लेके मुझे लगता है, देखिए कोर्ट ने भी अगर समय दिया होता तो हो सकता है परीक्षार्थी आगे सुप्रीम कोर्ट जा सकते थे। मैं उसी क्वेश्चन पर आने वाला था। बहुत अच्छा आपने ये किया। अब एक दिन पहले डिसीजन हुआ है तो अब लड़के, आखिर कोर्ट को भी क्या मजबूरी थी एक दिन पहले डिसीजन देने की? यह भी कहा गया है कि जस्टिस डिलेड जस्टिस डिनाइड, अर्थात देर से न्याय देना एक तरह से न्याय देने से इनकार करना ही होता है। बिल्कुल ये न्याय प्रक्रिया की बहुत प्रसिद्ध कोटेशन है कि अगर आप देर से न्याय देते हैं तो इसका मतलब न्याय देने से इनकार करते हैं। तो ये भी एक मुझे लगता है कि इतने लंबे समय तक इस मामले को नहीं टालना चाहिए था। तुरंत निर्णय होता तो समय रहता। अब आप कुछ घंटों पहले आप कह रहे हैं कि नहीं परीक्षा स्थगित नहीं होगी, और जो आप खारिज कर देते हैं। अगर बाय द वे जैसा बता रहे हैं आंकड़े हैं 2 लाख, 2.25 लाख से नहीं 2.5 लाख है। हाँ। अब 2.5 लाख लड़के अपियर होना चाहते हैं।
हो सकता है अपियर ना हो इतने। ना सरकार व्यवस्था कहाँ करेगी? ये ना बताएं किस होटल में ठहरेगा, कहाँ क्या करेगा, उसका मानसिक लेवल क्या होगा, कहाँ पर भेड़ बकरी की तरह जाएगा, कौन ट्रेन है, आखिर कितना उसने एक्स्ट्रा बसेस दिया यहाँ से पूर्णिया जाने के लिए। तो इसकी जवाबदेही किसकी होगी? अगर लड़के अपियर नहीं हुए, लड़कियां नहीं अपियर हुई, और देखिए ये परीक्षाएं हर साल नहीं होती कि चलिए कोई बात नहीं है, मैट्रिक और 12th की परीक्षा नहीं की इस बार, नहीं तो अगली बार सप्लीमेंट्स में बैठ लेंगे, ऐसा नहीं है। कई वर्षों बाद हो रही है परीक्षा। और अपने यहाँ टीचर्स की वैकेंसी है, दो तीन सेक्टर जो हैं देश में या इस राज्य में जहाँ की नौकरी दिखती है, उसमें से एक है टीचर की। पुलिस में भी नौकरी है, तो टीचर की नौकरी बहुत उम्मीद है लोगों को बहुत। देखिए अब टीचर बनना भी बहुत मुश्किल हो गया। सुमन जी मालूम होगा, पहले बीएड करिए सीधे टीचर हो जाइए, पहले बीएड नहीं भी किए तो आप टीचर। बहुत बड़ा प्रश्न आपने उठाया। मुझे एक और प्रश्न का जवाब दिया जाए, सरकार से भी है, आपसे भी है और तमाम लोगों से। आखिर एक एमए बीएड विद्यार्थी को आप कितना सताइएगा? उसके बाद सी-टेट सेंट्रल लेती है और स्टेट बिहार गवर्नमेंट लेती है। आखिर उसके सर्टिफिकेट क्यों 6 7 साल तक ही वैलिड रहना चाहिए? इसके पीछे का राज क्या है? जी मुझे भी लगता है कि ये सब कुछ त्रुटियां हैं जिसको अब दूर करने की ज़रूरत है। क्योंकि देखिए पहले था कि आप शिक्षक बनने योग्य हैं तो आप बन सकते हैं, आपको सरकार अपने खर्च पर ट्रेन करेगी, यानी कि जो भी प्रशिक्षण है, चाहे डीएलएड की है, बीएड की है, वो सरकार अपने खर्च पे करती थी। इस राज्य में भी कई ऐसे सरकारी कॉलेज हैं। लेकिन अब हो गया कि नहीं, आप बीएड कर लीजिए खुद से, तो बीएड करता है वो, फिर उसके बाद आप कहते हैं नहीं आप सीटेट की परीक्षा पास करो। इन आप परीक्षाओं के कारण किसी भी व्यक्ति का बीए करने के बाद आप 8 साल 10 साल समय ले लेते हैं, फिर वो एनर्जी खत्म हो जाती है कि क्या पढ़ाएगा कैसे। एक तरफ हम गुणवत्तापूर्ण शिक्षा की बात कर रहे हैं और दूसरी तरफ ये सब जो लैकुना है। दूसरा सुमन जी मुझे महत्वपूर्ण बात ये लगती है कि देखिए कोर्ट कोई नहीं जाना चाहता, कोई परीक्षार्थी कोर्ट जाता है, इसका मतलब है कि उसको लग रहा है कि हमारे साथ न्याय और सबसे बड़ी बात, जो हमारे देश के कितने शालीन छात्र हैं जो वो उग्र आंदोलन कर सकते थे, उनकी संख्या इतनी। अर्थात इससे एक बात और स्पष्ट होता है कि सरकार और नौकरशाह उग्र आंदोलन के लिए विवश करती है जनता को। आखिर उन्होंने कोर्ट गए और आपने ये भी कहा कि उसको डबल बेंच में जाने का मौका नहीं मिला, कल से परीक्षा है, और न सुप्रीम कोर्ट में जाने का मौका मिला। कोई जरूरी नहीं है जो एक ही कोर्ट का निर्णय वो एकदम भगवान का निर्णय है। हाँ, मुझे लगता है कि अगर देखिए सबसे महत्वपूर्ण बात है कि अगर 2.5 लाख में से अगर कितने लड़के अपियर होते हैं, अगर हो सकता है आधे अपियर ना हो, 1 लाख अपियर ना हो, 50,000 अपियर ना हो, तो ये जो लोग छोड़ेंगे परीक्षा किसी कारण से, वो तो निश्चित तौर पर उनका करियर एक तरह से उन पर प्रश्न चिन्ह बहुत बड़ी। तो ये मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं से उनके साथ अन्याय है और इस पर विचार करने चाहिए थे। और मुझे लगता है अगर होम सेंटर होता तो शायद इतनी दिक्कत नहीं होती, क्योंकि हाँ मैं भी वही कहना चाहता हूँ। तो आप एक बीइंग द आप शिक्षक के भी शिक्षक हैं, टीचर ऑफ द टीचर्स हैं, तो हमारे कहने का मतलब जो विद्यार्थी का परीक्षा छूट जाएगा, निश्चय ही छूटेगा। आप देख लीजिएगा आंकड़ा, जो 40-50% छात्र अर्थाभाव के चलते या कम्युनिकेशन में दिक्कतें की वजह से नहीं जाएंगे। उनका जीवन भी प्यारा है, वो जिंदा रहेंगे तब ना नौकरी करेंगे। तो उनके लिए सरकार को क्या व्यवस्था करना चाहिए? आखिर उनका तो कोई गलती नहीं है, परीक्षा आपके कुव्यवस्था के चलते वो गड़बड़ी हुई। आपके नौकरशाही को सही ढंग से काम करने के लिए जिस पर आपको गर्व है, जो हमारे नौकरशाह जो करते हैं, वो एडमिनिस्ट्रेटर जो है, वो उनका निर्णय भगवान के निर्णय से बड़ा है, तो उसके गलती का कंपेंसेट सरकार को किस ढंग से करना चाहिए आप बताएं, और उनके लिए क्या व्यवस्था होनी चाहिए? नहीं, ये तो जो भी करना आप सरकार को और बोर्ड को करना होगा, लेकिन सुझाव तो आप दे ही सकते हैं। बिल्कुल। यूजीसी ने अभी जो परीक्षाओं के लिए, विश्वविद्यालय की परीक्षाओं के लिए जो लंबित परीक्षा थी, कोविड-19 के कारण जो लॉकडाउन लगा उसके कारण जो परीक्षाएं नहीं हुई, जो होनी थी, मार्च में होनी थी, अप्रैल में परीक्षाएं होनी थी, उसमें ये व्यवस्था की गई है कि सितंबर में परीक्षाएं हों। लेकिन ये कहा गया है कि जो लोग अपियर नहीं होंगे उन्हें दोबारा मौका मिलेगा। जी जी, ये यूजीसी ने स्पष्ट कहा है। हाँ, तो जब यूजीसी कर सकती है दोबारा मौका, तो मैं अपने बिहार सरकार से भी, जो सुशासन के साथ विकास की बात करते हैं और कई विकास पर काम भी किए हैं, सिर्फ वो बिहार को आगे ले जाने में बहुत इनका केंद्रीय रोल भी है, तो मैं सरकार से भी चाहूँगा
और बोर्ड के अध्यक्ष आनंद किशोर से भी चाहूँगा, जो जिन विद्यार्थियों का परीक्षा, जैसे पटना के विद्यार्थियों का परीक्षा यदि पूर्णिया है, पूर्णिया के विद्यार्थियों का विद्यार्थी पटना है और छूट जाता है, तो सरकार इसका संज्ञान ले और उसकी भी परीक्षा की व्यवस्था करे। जी, मुझे लगता है कि ये ज़रूरी है, क्योंकि अब ये अंतर खत्म करना पड़ेगा। क्योंकि 45 साल तक वाले विद्यार्थी भी हैं, तो अब उनको तो मौका भी नहीं मिलेगा लाइफ में। जी, दूसरी बात, जो महत्वपूर्ण बात ये है, मुझे लगता है कि देखिए, ये अब किसी भी राज्य के लिए ये बहुत अच्छी मतलब सूरत नहीं मानी जाएगी कि यहाँ की आखिर क्या कारण है कि यहाँ के सिस्टम पे सवाल खड़ा हो जाता है कि हम परीक्षाओं को क्यों नहीं अच्छे ढंग से संचालित करा पाते। हम एक तरफ देखते हैं यूपीएससी की परीक्षाएं होती हैं, टाइम से होती हैं, कहीं कोई दिक्कत नहीं होती, रिजल्ट भी समय पे आता है, कहीं कोई दिक्कत नहीं होती। लेकिन यहाँ पे जैसे यूपीएससी और बीपीएससी में हम अंतर करते हैं, तो अब बीपीएससी थोड़ी पटरी पर आई है, लेकिन 5 साल 7 साल पीछे परीक्षाएं होती थी। कब की परीक्षा कब हो रही है, कब रिजल्ट होगा, कोई मतलब एकदम शेड्यूल नहीं है। ये क्यों होता है ऐसा, जब इसी देश में हमारे यहाँ जो परीक्षाएं निर्धारित हैं पहले से, वो समय पे होती हैं, तो फिर एक राज्य में आते आते सिस्टम, आखिर इस पर गौर करना होगा सोसाइटी को, सरकार को, और जो लोग इससे प्रभावित हैं, चाहे वो समाज के कोई अंग हो, छात्र हों, अभिभावक हों, लड़कियां हों, बुजुर्ग हों, उनको भी सोचना पड़ेगा कि आखिर हम कहीं ना कहीं से, देखिए, ये समाज का नुकसान है, ये किसी बात सरकार, किसी व्यक्ति, किसी संस्था की नहीं है, ये पूरे सोसाइटी की बात है, भविष्य की बात है, युवा पीढ़ी की बात है। वो अपना बेहतर परफॉर्मेंस कैसे करेंगे जब वो अब अच्छे तरीके से आ ही ना मौका ही नहीं लेगा। निश्चय ही टैलेंटेड विद्यार्थी क्यों जाएंगे पूर्णिया, कैसे जाएंगे, सरकार जवाब दे। वो कल तक आशा में थे जो कोर्ट हमारे फेवर में, निश्चय ही हमारी गलती नहीं है, तो वो परीक्षा को रद्द करने का कोई तुक नहीं। और इतना ही नहीं, एक और फॉल्ट है, जो आप आंसर की निकालते हैं और उसमें भी 3-4 क्वेश्चन गलत हो जाता है, आखिर जिससे आंसर बनवाते हैं उस पर क्यों नहीं आप कार्रवाई करते हैं, और इसको मुख्यमंत्री जी क्यों नहीं संज्ञान में लेते हैं। आखिर हमको ये समझ में नहीं आता है कि मुख्यमंत्री जी का हाथ कौन बांधे है, या विपक्ष क्या कर रही है। ये सब बहुत बढ़िया सवाल आपने सुमन जी खड़ा किया कि विपक्ष क्या कर रहा है। देखिए, अपने यहाँ यही दिक्कत है, लोकतंत्र की एक खूबसूरती है कि विपक्ष अगर मजबूत हो, विपक्ष अगर दमदार हो, और विपक्ष नेता बहुत पावरफुल हों, तो सरकार को झुकना पड़ता है। हम कुछ देश में विपक्षी नेताओं को ऐसे उदाहरण के तौर पे लेते हैं, लोहिया जी को हम लोग बहुत याद करते हैं, इसलिए करते हैं कि लोहिया जी की किसी बात को संसद के किसी कोने से, किसी भी सदस्य द्वारा, चाहे वो प्रधानमंत्री हो या कोई आम सांसद हो, खारिज नहीं कर पाते थे। तो ऐसे प्रभावशाली आवाज़ जो है, ऐसी आवाज़ नहीं है आज की तारीख में, चाहे राज्य की बात हो या देश की बात हो। मुझे लगता है इसका फ़ायदा सत्ता को मिलता है, किसी और ने हाथ नहीं बांधे, क्योंकि उनको लगता है कि नहीं, मुझे कोई रोकने वाला नहीं है, तो फिर आप ऐसे काम करने लगते हैं कि जो सही नहीं होता है। तो मुझे लगता है कि ये इस पर गौर करना चाहिए। देखिए, 2.5 लाख बेरोजगारों का मामला है राज्य का, उसमें भी MA BEd बेरोजगारों का, जी, जो हाँ शिक्षित है, ना वेल हाईली क्वालिफाइड, शिक्षित नहीं कहिए उनको, वो तो 10-12 वाले भी शिक्षित हुए, माने देश के सुप्रीम जो क्रीम है आपके, वो है। और देखिए, आज बहुत गौर करने लायक बात है कि आज साक्षरता दिवस है। तो साक्षरता दिवस पे जब हम एक और दुर्भाग्य ये था कि बिहार जो है अभी सबसे नीचे पायदान से ऊपर उठकर तीसरे पायदान पे आ गया, नीचे से तीसरा पायदान साक्षरता दर में। यानी अभी हमें भी जो 96% पे चले गए हैं केरल वाले साक्षरता दर में, हम आज अभी 66 पे ही अटके हुए हैं। तो ये जो मामला है, ये कहीं ना कहीं से इंगित करता है कि हम शिक्षा व्यवस्था को लाख प्रयास के बाद भी, और ये अच्छी बात है कि नीतीश जी ने, वो कहते हैं कि मैंने 15 साल में बहुत काम किया है, लेकिन इस सेक्टर में मुझे लगता है कि शिक्षा में बहुत काम करने की ज़रूरत है, और वो कहीं ना कहीं से दिखता है कि वो हम अभी शिक्षा पर हम लोग जी बात करेंगे, लेकिन हाँ, अभी स्टेट पर हम लोग केंद्रित हैं। तो हमारे कहने का मतलब, जो आखिर सरकार की क्या परिस्थिति है, जो विद्यार्थी हैं, हम यहाँ बैठे हैं, उन विद्यार्थियों को न्याय दिलाने के लिए, जो विद्यार्थी परीक्षा से वंचित रह जाएंगे, नहीं जा पाएंगे, या जाएंगे भी तो वो भेड़ बकरी की तरह, उनका क्या होगा नहीं होगा कौन जानता है। नहीं, मुझे लगता है कि सरकार अभी इस वक्त तो कोई आश्वासन देने की स्थिति में नहीं होगी, बोर्ड भी कुछ नहीं कहेगा, लेकिन मुझे लगता है कि न्याय संगत यही होगा कि जो लोग परीक्षा नहीं दे पाते हैं,
तो ये निर्धारित है यूजीसी की यूनिवर्सिटी नियम में भी। अभी गाइडलाइन जो आया है स्पेशल इस बार, उसमें कहा गया कि जो लोग परीक्षा से किसी कारण से नहीं अपेयर हो पाते हैं, और छूट दी गई थी कि कहीं से आप बैठ के परीक्षा ऑनलाइन जो परीक्षाएं दे सकते हैं। ये सब यानी आप कहीं ना कहीं फैसिलिटी दे रहे हैं एक तरफ, और जब ये नौकरी का मामला है, 2.5 लाख बेरोजगारों का मामला है, और देखिए अभी पद हैं बिहार में, शिक्षकों के बहुत पद हैं, आने वाले दिनों में भी आएंगे, लेकिन इसमें जो 2.5 लाख हैं, कई साल 2 साल पहले से ये लोग अपियर हुए हैं, परीक्षा फॉर्म भरे नहीं, थे। हमको लगता है जो सरकार, चूंकि 29 नवंबर को इनका कार्यकाल समाप्त हो रहा है, तो ये परीक्षा लेकर दिखाना चाहते हैं जो हमने इतने लोगों का परीक्षा ले लिया, अब रिजल्ट निकाल कर लॉलीपॉप दिखाएंगे ना, तब ना इनका वोट बैंक की राजनीति सक्सेस होगी। लेकिन मुझे लगता है सुमन जी आपकी बात सही है, लेकिन दूसरी तरफ इसका दूसरा पक्ष ये है कि अगर मान ली 1.5 लाख लोग नहीं गए परीक्षा देने बच्चे, तो वो बच्चे उनका भविष्य न गया, वो बच्चे उनके गार्जियन नाराज होंगे, और हो सकता है जो आप कह रहे हैं सरकार जो फायदा लेना चाहती है, हो सकता है नुकसान भी हो। हाँ। तो ये भी तो पक्ष है ना, तो उनको तो दिमाग देने वाला बड़े, जिन पर उनको गर्व है जो वो यूपीएससी करके आया है, तो मसूरी में घुट्टी पी के आया है, इससे बड़ा ज्ञानवान कोई आदमी ये नहीं है। हाँ, लेकिन ये इसलिए बता रहा हूँ मैं कि जैसे अक्सर चुनाव के पहले ये बात होती है कि जो परिषद हैं, बोर्ड हैं, जो जहाँ जहाँ खाली पद है वहाँ भरे जाएं, लेकिन सरकार की तरफ से बात आती है कि नहीं, अभी अगर भर देंगे, जिनको मौका नहीं मिलेगा, जिनको हम नहीं सेलेक्ट कर पाएंगे, जिनको हम पदस्थापित नहीं करेंगे, वो लोग नाराज होंगे, और उसका दुष्प्रभाव चुनाव पर पड़ेगा, हमारे कैंपेन पे पड़ेगा। तो यहाँ ये भी उस हिसाब से यहाँ भी ये मामला लागू होता है। अगर 2.5 लाख मैं कह रहा हूँ, हो सकता है ईश्वर ना करे ऐसा हो, लेकिन 2.5 लाख में अगर 50,000 ना निश्चय ही लोग नहीं परीक्षा में अपेयर हुए, तो वो नाराज होंगे, उनके गार्जियन नाराज होंगे, और कहीं ना कहीं से वो ये जो नीतीश जी कहते हैं कि भाई हमने गुड गवर्नेंस दिया है, सुशासन की सरकार है, उनको किसी समय में सुशासन बाबू भी कहा गया, लेकिन उस पर वो सवाल खड़ा हो जाएगा कि इसका मतलब आप सिर्फ अपने एजेंडे के लिए, अपने चुनावी फायदे के लिए ये सब डिसीजन लेते हैं, न कि लोगों के हित में लेते हैं, आम आदमी के हित में लेते हैं, अंतिम पंक्ति में बैठे लोगों के हित में। क्योंकि देखिए टीचर, मैं मानता हूँ, हालांकि इसमें कहीं कोई ये, मैं खुद टीचर एडुकेटर हूँ, टीचर बहुत बढ़िया पेशा है, शिक्षक बहुत सम्मानित पद है, शिक्षण बहुत अच्छा कार्य है, लेकिन टीचर बाद के लोग बनते हैं, जो सबसे पहले मेडिकल इंजीनियरिंग में जाना चाहते हैं, उसके बाद जो बचते हैं आखिर में, वो बीए करके, फिर बीएससी करके या बीकॉम करके, फिर बीएड करते हैं, फिर उसके बाद स्टैट परीक्षा भरते हैं। तो इसका मतलब है कि वो जो हैं बहुत आर्थिक रूप से संपन्न नहीं हैं, वो कहीं ना कहीं से ग्रामीण इलाके के हैं, वो कहीं ना कहीं से वो लोग हैं जो शिक्षण के प्रति समर्पित है, उन्होंने जानबूझ के बीएड किया कि भाई हम टीचर बनेंगे। तो ऐसे कमिटेड लोगों को मुझे लगता है ऐसे निर्णय से नुकसान होगा, और मुझे लगता है इस पर सरकार को विचार करना चाहिए गंभीरता से। और अभी कुछ घंटे हैं, शायद देखिए अगर सरकार अगर कोई निर्णय करे तो शायद। चलिए इसके लिए धन्यवाद। लेकिन आप जो एक बात कहे, वो अंतिम प्रश्न है मेरा, जो यूपीएससी की परीक्षा होती है तो कदाचार मुक्त, धांधली रहित हो जाती है, लेकिन अन्य तमाम परीक्षाएं में क्यों इनका प्रश्न पत्र लीक हो जाता है? यह एक बड़ा सवाल खड़ा करता है नौकर साहब से भी और सरकार से। बहुत आप महत्वपूर्ण बात कह रहे हैं सुमन जी। देखिए कहीं ना कहीं से ये, अगर इस तरह की बात होती है तो कहीं ना कहीं से टैलेंट को हरास होता है ना, कुंठित होता है टैलेंट। बिल्कुल, भ्रष्टाचार को भी बढ़ावा मिलता है। तो ये वाजिब सवाल है कि इसी देश में कुछ परीक्षाएं अच्छे से हो जाती हैं, कुछ नहीं होती हैं। और मुझे तो लगता है, देखिए मैं उदाहरण देना चाहता हूँ, नालंदा ओपन यूनिवर्सिटी राज्य की यूनिवर्सिटी है, हर राज्य को खुला विश्वविद्यालय मिला था, बिहार को भी मिला। तो नालंदा खुला विश्वविद्यालय शुरू से ही बिस्कोमान के, हालांकि उसको शिफ्ट होना है नालंदा में, लेकिन अभी वो बिस्कोमान से संचालित है। बिस्कोमान में बड़े बड़े हॉल, परीक्षा भवन वहाँ बने हुए हैं, कैमरे से सुसज्जित है। वहाँ बहुत ज़्यादा मॉनिटरिंग, किसी की जांच नहीं होती परीक्षा भवन में आने के लिए, सब फ्री आते हैं। 2 बड़े बड़े हॉल में 100, 150, 200 भी परीक्षार्थी हैं, तो 2 ही क्वेश्चन और पेपर बांटने वाले लोग होते हैं, कॉपी बांटने वाले होते हैं, लेकिन उनकी मॉनिटरिंग सीसीटीवी से होती है, यानी कैमरे से होती है, सीसीटीवी माने सिस्टम से होती है, बेस्ट सिस्टम से होती है, वहाँ धांधली की गुंजाइश नहीं है, और एक भी कोई वहाँ पे कदाचार की घटनाएं नहीं होती है। माने आपका कहने का मतलब सरकार को भी सीखना चाहिए। बिल्कुल इसी राज्य में ऐसी व्यवस्था है, एक राज्य की यूनिवर्सिटी में है, तो फिर हम ये नहीं कह सकते कि हमें केंद्र में कुछ और सिस्टम है, हमारे यहाँ कुछ और, हमारे यहाँ सिस्टम भी है, राज्य में भी है। तो अगर हम ऐसे उदाहरण को सामने में रखकर अपनी नीति बनाएं, या जिनको दें जो नीतियां बना रहे हैं, तो मुझे लगता है कि असंतोष नहीं होगा। दूसरा कि देखिए, मैं फिर कहता हूँ, कोई आदमी कोर्ट नहीं जाना चाहता। कोई, अरे परीक्षार्थी जो है वो परीक्षा दे के नौकरी लेना चाहता है, वो कोर्ट क्यों जाए? कोर्ट वैसे भी कहते हैं कोर्ट का चक्कर बहुत खराब चक्कर होता है, जज और वकील माफ़ करेंगे, लेकिन मामला है कि भाई कोर्ट नहीं जाना चाहिए। आमतौर पर कोशिश करते, कोर्ट भी चाहते हैं कि बाहर ही मामला सलट जाए,
लेकिन वो अगर जा रहे हैं इसका मतलब है कि उनको लग रहा है कि अन्याय हो रहा है। ना रियल में सफरिंग है, पीड़ित है जी। तो सरकार उसमें भी कई लोग, सैकड़ों विद्यार्थी से वो पैसा इकट्ठा किया होगा, 100-200 तो सरकार इन चीज़ों पर बहुत सहानुभूति पूर्वक गौर करे, मौका ही न दे कि शिकायत हो। भाई वो शिकायत करने नहीं आया, वो उसको राजनीति से भी मतलब नहीं है। कोई नहीं कह सकता कि राजनीति से प्रेरित चीज़ है। देखिए वो बेरोजगार हैं, उनको रोजी चाहिए, इसलिए कि रोटी खानी है, परिवार का भरण पोषण करना है, उनके सामने पूरा भविष्य है। तो वो जो रोजगार का मामला है उससे चीज़ें जुड़ी हुई हैं। इसलिए मुझे लगता है कि ऐसे मुद्दों पर सरकार को संवेदनशील होना चाहिए। दूसरा, मुझे विपक्ष से भी शिकायत है कि विपक्ष ऐसे महत्वपूर्ण मुद्दों को वो एकदम टेकअप नहीं करता। क्या कारण है, क्या मजबूरी है भाई? जबकि ऐसे जनहित के आपके पास सरकार को घेरने के हो सकता है, उसमें एक पर एक लोग हैं सरकार को घेरने के लिए हो सकता है आपके पास बहुत अध्यक्ष भी हैं पीछे करने के। अच्छा। था इन मुद्दों को। हाँ, ये बहुत विपक्ष का मौन इन मुद्दों पर, इन ऐसे मुद्दों पर मुझे लगता है कि ये अच्छे संकेत नहीं है। क्योंकि देखिए अगर आप जनता की बात नहीं करेंगे तो फिर आप जनता की सेवा कैसे बात करेंगे? तो ऐसे मुद्दों पर मुझे लगता है मुखर होने की ज़रूरत है। सरकार को संवेदनशील होना चाहिए और विपक्ष के जो लोग हैं सक्षम हैं, और सभी लोग सक्षम हैं। अगर हम बाढ़ में राहत कार्य चला सकते हैं, हम विपरीत परिस्थितियों में राहत दे सकते हैं लोगों को, तो ऐसे मामलों में जहाँ 2.5 लाख परिवार का मामला जुड़ा है राज्य में नौकरी की बात है, 2.5 लाख रोजगार मिलेगा लोगों को, उस संवेदनशील मुद्दे पर मौन मुझे लगता है कि ये कहीं से उचित नहीं है। इस पर बात होनी चाहिए। जी। अंत में मैं चाहूँगा, बहुत सुंदर बातें उभर के आई है। आशा रखूँगा जी आनंद किशोर जी और सरकार भी, क्योंकि मैं उन लोगों का विरोधी नहीं हूँ, मैं इतना ही चाहता हूँ सिस्टम का विरोधी हूँ, व्यक्ति का विरोधी नहीं हूँ। तो अंत में आप सरकार, उनके रहनुमा जो आनंद किशोर जी हैं, अभी चूँकि अध्यक्ष हुए हैं तो बार बार वही केंद्र में आ जाते हैं, और विद्यार्थियों को इस स्थिति में क्या आप दिशा निर्देश देना चाहेंगे? तीनों के दिशा निर्देश की मैंने बात सबसे पहले तो समझिए, स्पष्ट कर दूं कि देखिए पत्रकार या पत्रकारिता कोई विरोध नहीं होता। देखिए पत्रकारों को या पत्रकारिता को इसलिए विपक्ष की तरह या जनता की आवाज़ कही जाती है, उनको कहा जाता है, तो इसलिए कहा जाता है कि वो जो है आवाज़ हैं उन लोगों की जिनकी आवाज़ नहीं सुनी जाती। तो इसलिए अगर पत्रकार किसी के खिलाफ लिखता है या किसी के खिलाफ बोलता है तो इसका मतलब ये नहीं कि वो उसके खिलाफ है, वो सिस्टम के खिलाफ है, वो सिस्टम में सुधार चाहता है। स्पष्ट होनी चाहिए बात। तो इसलिए अगर ऐसी बात करता है, कड़वी बात लग सकती है, किसी व्यक्ति पे जा सकता है, किसी संस्था पे ये बात एंगेस्ट जा सकती है, लेकिन उसका मतलब ये नहीं कि वो पर्टिकुलर आपके प्रति या सिस्टम के प्रति वो कोई गलत नज़रिया रखता है। वो चाहता है कि चूँकि कल्याणकारी, देखिए राज्य है, वेलफेयर स्टेट है, सरकारों का काम है कि वो अंतिम लोगों के, एक एक व्यक्ति के लोगों के हित का ख्याल रखें। और जहाँ उसको गड़बड़ लगता है वहाँ न्यायालय में वो जाते हैं। न्यायालय में जाने की स्थिति ही नहीं आनी चाहिए, क्योंकि हर व्यक्ति न्यायालय में जाएगा, वैसे ही जजों की कमी है, हर मामले में हर आदमी कोर्ट जाएगा, तो फिर वैसे भी अभी भी भीड़ है, कई करोड़ मामले पेंडिंग है पूरे देश में। तो एक तो स्थिति नहीं आनी चाहिए, सरकार को ये कोशिश करनी चाहिए। दूसरा कि जो लोग उस लेवल पे जो डिसीजन लेते हैं वो सिर्फ डिसीजन लेने के लिए न लें, वो लोगों को ध्यान में रख कर लें। बहुत पहले गांधी जी ने कहा था कि जब भी आप कोई गलत काम करते हैं, भ्रष्टाचार की बात आती है, तो आप वैसे व्यक्ति को ध्यान में रखें जो एकदम अंतिम पंक्ति का अंतिम व्यक्ति हो, तो आप नहीं करेंगे भ्रष्टाचार। इसलिए कि आपकी जब वो सूरत आपके नज़रों के सामने उसकी आएगी, वो गरीब, वो लाचार, वो दीनहीन प्राणी जिसको बहुत ज़रूरत है मदद की, और उसको इग्नोर करके आप अगर गलत करते हैं तो ये आपकी आत्मा, अगर आप में थोड़ी भी ज़मीर है, आत्मा है, तो आप ये काम नहीं करेंगे। तो मुझे लगता है अधिकारियों को भी इस तरह से सोचने की ज़रूरत है। सिर्फ इसलिए नहीं कि काम कर देना, इसलिए नहीं कि किसी तरह मामले को निपटाना है। सोचना पड़ेगा कि भाई आप ह्यूमन रिसोर्स की बात कर रहे हैं, ह्यूमन जो डेवलपमेंट की बात कर रहे हैं, तो उस पर आपको गौर करना पड़ेगा। मैं छात्रों से कहूँगा, जो लोग परीक्षा दे रहे हैं दें, जो छूट जाते हैं, अगर नहीं दे पाते हैं किसी कारण से, तो उनको सरकार को तुरंत इस पर देना चाहिए आवेदन कि भाई आप, यूजीसी का नियम है और आप वैसे भी बाढ़ का इलाका है, 17-18 ज़िले बाढ़ से ग्रस्त हैं और कुछ इलाकों में जाने की स्थिति नहीं है, और कोरोना काल भी है, कोरोना है, बिल्कुल उसी को गाइडलाइन देके उसी के मद्देनज़र यूजीसी ने गाइडलाइन दी है। तीसरा कि अगर ये होम सेंटर नहीं है तो और आने जाने में लोगों को दिक्कत होगी। तो निश्चित तौर पे जो लोग छूटेंगे वो लोग निश्चित तौर पे सरकार को आवेदन उन्हें करना चाहिए और सरकार को इस पर
सहानुभूति पर विचार करना चाहिए बिना किसी ईगो को ध्यान में रखकर। और जब सारे काम हो रहे हैं, सरकार के साथ साथ काम तो करती है, आनंद किशोर बाबू को भी रखना चाहिए। तो बोर्ड मुझे लगता है, देखिए पिछले कुछ सालों में बोर्ड की जो बड़ी फजीयत थी, जितनी खुल के 10th 12th में चोरी होती थी, उस पर काबू निश्चित तौर पर बोर्ड के वर्तमान जो सिस्टम है उसने इसको अंकुश किया है। लेकिन ये जो सवाल स्टैट को लेकर शुरू हुआ है, मुझे लगता है कि ये इस पर भी गौर करने की ज़रूरत है। और जो लोग हैं जो डिसीजन लेने वाले हैं, उनको, छात्रों को, परीक्षार्थियों को, बिहार की जनता को, बिहार के युवाओं को, युवा पीढ़ी को ध्यान में रख कर निर्णय करने चाहिए। तब मुझे लगता है कि सही होगा, उनके साथ न्याय होगा। देर से दिया हुआ या कुछ को दिया हुआ न्याय बाकी लोगों के साथ अन्याय ये भी ना हो। बहुत बहुत धन्यवाद ध्रुव जी, आपने अपना बहुमूल्य समय हमारे DKP चैनल को दिया। इसके लिए हम हृदय की गहराई से आपको आभार सहित धन्यवाद प्रकट करते हैं। और मैं हूं सुमन, कैमरामैन रविरंजन कुमार के साथ DKP न्यूज़ पर। धन्यवाद।